क्या कुर्मी समुदाय से 3 प्रत्याशियों के होने से इस बार का मुकाबला टफ हो जाएगा? या फिर जीत हार का जो मार्जिन है इस बार बहुत कम अंतर का हो जाएगा? कैसे देखते हैं आप? आज ये आंकड़ा आप बता ही दीजिए कि कितने टोटल स्कूल हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने बीएड कॉलेज हैं, कितने टेक्निकल कॉलेजेस हैं? आप बताइए थोड़ा आपका समीकरण क्या कहता है? जयराम महतो के पॉलिटिक्स में आने से गिरिडीह लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने से आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? देखिए, हम फायदा नुकसान पर नहीं जाते हैं। सीता सोरेन तो नाराज होकर आपकी पार्टी से चली गई। बसंत सोरेन की नाराजगी को लेकर भी बार बार कहा जाता है कि किसी भी दिन अगर बसंत सोरेन नाराज हुए तो वो भी आप लोगों की पार्टी छोड़ देंगे। और निशिकांत दुबे तो बार बार इस बात को भुनाते भी हैं कि बसंत सोरेन कभी भी आप लोग से पल्ला झाड़ सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई झारखंड मुक्ति देखिए, मोर्चा इतनी कमजोर हुई है? हम पब्लिक चुनाव में इस बार पता चल जाएगा कि सीता सोरेन जाने से उसको लाभ हुआ है कि हानि। क्या वाकई आपकी पार्टी उन आदर्शों को भूल गई जिन आदर्शों पर यह पार्टी बनी? कल्पना सोरेन के बाहर रहने, हेमंत सोरेन के जेल में रहने और शिबू सोरेन के बिस्तर पर रहने से कितनी उम्मीद है पार्टी को कि कितना आप लोग सीट जीत कर आएंगे? क्योंकि हमने तो लगातार देखा है कि शिबू सोरेन, फिर हेमंत सोरेन, फिर चंपई सोरेन कैसे बना? वो तो परिवार नहीं था। चंपई सोरेन को तो शायद इसलिए बना दिया गया क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि की कल्पना सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। कैसे नहीं बनाया? सीता सोरेन देख के बता रहे। सीता सोरेन आप लोगों के बिल्कुल खिलाफ चल रही थी। अगर वही बनाना रहता, बसंत सोरेन आप लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। कल्पना सोरेन तो फिर गांधी सीट क्यों खाली कराया गया? क्यों खाली कराया गया ये छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व कल्पना सोरेन को आगे बढ़कर करना चाहिए? देखिए, झारखंड लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में एक सीट गिरिडीह पर इस बार कहा जा रहा है कि मामला त्रिकोणीय होगा। कौन कौन नेता हैं यहाँ से हैं आजसू से, या यूं कहें कि एनडीए के खाते से चंद्र प्रकाश चौधरी, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस वक्त गिरिडीह से वर्तमान सांसद भी हैं। दूसरे हैं जयराम महतो, जो नई नवेली आंदोलन की गर्भ से जिनका जन्म हुआ है और वे इस बार गिरिडीह से अपना भविष्य आजमा रहे हैं, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और तीसरे हैं जो जेएमएम के खपे खपाए नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। शिबू सोरेन से अपना परस्पर संबंध रहा, हेमंत सोरेन से भी पुराने संबंध रहे और इसके साथ साथ वे टुंडी से कई बार विधायक रहे, कैबिनेट में मंत्री रहे झारखंड सरकार में। आज द फोर्थ पिलर के नेतागण में हमारे साथ इस नए नवेले सेगमेंट में खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया अलायंस के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो हमारे साथ हैं, जो गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो दादा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतना लंबा अनुभव रहा है, राजनीतिक अनुभव रहा है आपका। कई बार आप विधायक रहे, कैबिनेट में मंत्री रहे, झारखंड सरकार में मंत्री रहे। अभी जब घूम रहे हैं, क्षेत्र जा रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है? मामला फंस रहा है या मामला निकल रहा है? देखिए, सारा चीज जो है पब्लिक पर निर्भर है और हम लोग पब्लिक के बीच जा रहे हैं जी। तो नया फेस नहीं है, इसलिए कोई असुविधा नहीं है। और चूंकि शुरू से मेरा यही रहा है, 40 वर्षों का जी संघर्ष मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हुआ है जी। और निरंतर चल ही रहा है, इसलिए कहीं पर कोई असुविधा नजर नहीं आ रहा। मथुरा जी, आपकी पार्टी पिछले 2004 को अगर छोड़ दें तो टेकलाल महतो जी यहाँ से चुनाव लड़े, इसके बाद आपकी पार्टी कमबैक नहीं कर पा रही है। इस बार ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप कि आपके समर्थकों का यह दावा है कि इस बार मथुरा महतो जो है वो ये काम कर पाएंगे जो पिछले 2-3 बार से जगन्नाथ महतो नहीं कर पा रहे हैं या जीएमएम नहीं कर पा रही? 2004 में आखिरी बार टेकलाल महतो जीते गिरिडीह से, इसके बाद कोई नहीं जीत पाया है अब तक चुनाव, खास करके आपकी पार्टी की तरफ से। देखिए, ऐसा जो है चुनाव का जो माहौल होता है उस माहौल में कहीं न कहीं हमारा वोटर चूक किया होगा, लेकिन इस बार वो करने नहीं जा रहा है। क्योंकि जो सामने है ना, वो बीजेपी के विरोध में ही लोग इस बार कर रहे हैं। क्योंकि आप सारे हम लोग जानते हैं पब्लिक रुष्ट है। रुष्ट इसलिए है कि महंगाई चरम पर है, तानाशाह सरकार है। जिस तरह से जिस रूप से यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल ले गया है, जेल में रखा है, इन सब चीज़ों का जवाब जनता इस बार वोट के माध्यम से देगी। आप ये कह रहे हैं कि इस बार जनता उनको मौका देगी, लेकिन पिछले दफा का ट्रेंड अगर हम देखें, पिछले 3 लोकसभा चुनाव का, साल 2009 में बीजेपी को या यूं कहें कि एनडीए अलायंस को 37.7% वोट शेयर रहा। फिर 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 40.6% पर पहुंच गया
और 2019 में एनडीए का वोट शेयर, चंद्रप्रकाश चौधरी का वोट शेयर 58.6 पर पहुंचा। आप 36.1% पर अटके हुए हैं और ये ट्रेंड जो है वो लगातार 2014, 2009 में, 2019 में भी जारी रहा। इतने बड़े मार्जिन को कैसे पाट पाएंगे? क्या उपाय है? क्या देखिए, आप हमें सभी जानते हैं कि देश में मोदी जी ने जो बातें जनता के बीच ले गया था, जिसके चलते प्रतिशत वोट का बढ़ा था, लेकिन उन सब बातों को जो है जनता इस बार समझ गई कि महंगाई इतना चरम पर है। अब उनका बात सिर्फ है कि नहीं, हम मोदी जी का गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी का गारंटी फेल है। इसी की वजह से प्रतिशत इस बार हम लोग का ज्यादा है। 3 कैंडिडेट अभी तक सामने आए हैं गिरिडीह लोकसभा सीट के। एक तो है चंद्रप्रकाश चौधरी, जो पिछले दफा भी चुनाव जीते, उनको रिपीट किया गया है, वे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के खाते से। आप इंडिया अलायंस के खाते से हैं, उनके सिंबल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम के सिंबल पर। और तीसरे जयराम महतो हैं, जो नई नवेली पार्टी उन्होंने बनाई है। हाल के वर्षों में उनका आंदोलन ने झारखंड में जगह बनाई, झारखंड के लोगों ने उनको सराहा भी। मैं ये कह रहा हूं कि 3 प्रत्याशी, तीनों एक ही जमात के हैं, तीनों का जो वोट आधार रहा है, मतलब तीनों एक ही खेमे से आते हैं, जिनका जातीय समूह पर अगर बात किया जाए तो वो कुर्मी ही है। मैं कह रहा हूं कि क्या कुर्मी समुदाय से 3 प्रत्याशियों के होने से इस बार का मुकाबला टफ हो जाएगा, या फिर जीत हार का जो मार्जिन है इस बार बहुत कम अंतर का हो जाएगा? कैसे देखते हैं आप? देखिए, 3 उम्मीदवार आप बता रहे हैं, लेकिन जब नॉमिनेशन हो जाएगा, नामांकन हो जाएगा जी, तो और भी कई चेहरा चेहरे सामने आएंगे। आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी क्या लगाया जा रहा है कि आप लोग के माध्यम से कि त्रिकोणीय होने जा रहा है, एक ही समुदाय का है, तो पब्लिक इस चीज को देखेगी कि भाई हम किनको मत देंगे जो हमारा अनुरूप होगा। तो ये चुनना पब्लिक का काम है, हमारा बोलने से नहीं होगा। पब्लिक ऑटोमेटिक तीनों में से एक को चुनेगा। ये समीकरण आगे पीछे का नहीं होगा? कुर्मी वोट बटेंगे नहीं, आप ये कह रहे हैं? कुर्मी वोट बटेगा भी तो प्रतिशत तो होगा ना, किसी को 40, किसी को 60, किसी को 30। तीन एक ही समुदाय का है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों को नहीं मिलेगा, तीनों को मिलेगा। उसमें कुर्मी ऑटोमेटिक अपना चुन लेगा नेता कि हमको किसके भी। तो आपको क्या लग रहा है, आपको कितने परसेंट कुर्मी वोट करेंगे? देखिए, ये हमारे सोचने और हमारे कहने से नहीं होगा, पब्लिक ऑटोमेटिक देगा। वो परसेंटेज के हिसाब से निश्चित रूप से तय कर लेगा कि हमको किनको देना है। अच्छा, अब मैं अब जरूरी सवाल पर आता हूँ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त देश में जो ट्रेंड है वो ये है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि हम कैंडिडेट को नहीं देखते। मोदी जी ने सर्टिफिकेट दिया है, कैंडिडेट ठीक है, ठप्पा उन्होंने लगा दिया है, तो हम जिताएंगे उनको, हम अपना वोट देंगे। जब इस पूरे देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोटिंग हो रही है, तो आपके खेमे से ऐसा कौन बड़ा नेता है जिसके चेहरे पर लोग वोट करेंगे? आपको क्या लगता है ये चेहरे सबसे प्रभावशाली कौन हो? देखिए, अगर चेहरा देख के पब्लिक वोट करेगी तो फिर कैंडिडेट का क्या जरूरत था, फिर उम्मीदवार का क्या जरूरत था? ये सब जो है गलत बात है। लोग उनका चेहरा को भी देख रहे हैं और उनसे भली भांति लोग जान भी रहे हैं कि चेहरे पर वोट नहीं करेगा, काम पर भी वोट मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके चलते उनको वोट करेगा लोग। और जहाँ तक हमारे पार्टी का चेहरा, तो हमारा चेहरा है ये है, विनोद बिहारी महतो का आदर्श है, हमारे टेकलाल महतो ये आदर्श है, कॉमरेड एके राय का आदर्श है। अभी हमारे शिबू सोरेन जी हैं, इनके अनुयायी हम लोग रहे हैं। लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ नाराज विधायक ये आरोप लगाते हैं कि पार्टी शिबू सोरेन के आदर्शों को भूल गई, उसने आदर्शों को कुचल दिया, वे विनोद बिहारी महतो के दिखाए रास्तों पर नहीं चल रही है। और हमने यह भी देखा कि नाराज विधायकों में खासकर लोबिन हेम्ब्रम है, खासकर चमरा लिंडा है, जो आपके पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं लगातार। क्या वाकई आपकी पार्टी उन आदर्शों को भूल गई जिन आदर्शों पर यह पार्टी बनी है? जनता ये भी देख रही है कि बीजेपी का जो बड़ा चेहरा है उनको बीजेपी भी भूला है, तो उनको भी लोग याद करेंगे। अगर लोबिन हेम्ब्रम का बात बोल रहे हैं, चाहे चमड़ा लिंडा जी का बात आप बोल रहे हैं, तो इससे बहुत सारा आप देखे होंगे। गडकरी जी का बयान भी आपको देखे हुए कि उसमें भी बहुत इस तरह का है
जो मोदी जी का क्रियाकलाप से नाखुश है। जैसे आपने जिक्र किया गडकरी जी के बयान का, थोड़ा कोई एक बयान अगर आप बता सकते। बयान उन्होंने दिया है कि लोकतंत्र खतरे में है मोदी जी के चलते, इस तरह का बहुत तरह है। अच्छा, तो मैं एक बहुत जरूरी विषय पर आना चाहता हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं गिरिडीह से, और एक जो सामने आपके प्रत्याशी हैं जयराम महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी जी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, मतलब वो बात करते हुए नजर नहीं आए, वो बचते रहे जयराम महतो के नाम। क्या आप भी बचेंगे क्या जयराम महतो के नाम पर कुछ बात करने से? आप उनको लेके आपके पास कोई विचार है, आप कुछ बात कहना चाहते हैं? कैसे देखते हैं आप बतौर पूछिए प्रत्याशी ना। जयराम महतो? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जयराम महतो चाहे और भी कई महतो यहाँ मैदान में आएंगे, क्योंकि वोट तो हमको करना नहीं है, वोट करेगी पब्लिक। पब्लिक चुन लेगी, क्रियाकलाप के संबंध में चुन लेगी, वो पब्लिक सब जानती है, और पब्लिक अपना मत देगी, मत के माध्यम से अपना विचार को रखेगा। कोई 5 ऐसी वजह क्या मथुरा प्रसाद महतो गिना सकते हैं, ये स्पष्ट वजह ये हो कि जनता चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट न करे, जयराम महतो को वोट न करे, वो सीधा आपके पक्ष में वोट करे? वो 5 वजह क्या होंगी? देखिए, क्यों आपको कोई वोट करे? हम किसी के बारे नहीं बोलेंगे कि चंद्र प्रकाश चौधरी को क्यों करे या नहीं करे, जयराम जी को करे चाहे नहीं करे, हम उस सब के संबंध में नहीं आपके जाएंगे। तमाम प्रत्याशियों को लोग वोट नहीं करें, सिर्फ आपको करें, इसके सिर्फ पीछे की 5 वजह क्या हम हो? सिर्फ अपना बात आपके बीच में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना बात इसलिए करेंगे कि देखिए, हम लोगों ने जो है शुरू से झारखंड आंदोलन से आंदोलनकारी रहे हैं, और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम लोकतंत्र में हम लोग एमएलए के चुनाव कई बार हम लोगों ने लड़ा, राज्य में मंत्री भी रहे, तो बहुत सारा काम हम लोगों ने पब्लिक के बीच में किए हैं। तो लोग को आशा है कि इस बार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट करेगी। आपके विधानसभा टुंडी के लोग देखेंगे तो हो सकता है कि ये पूछें कि आप मथुरा प्रसाद महतो जी से ये भी पूछिए कि टुंडी में मथुरा जी का ऐसा 5 सबसे शानदार काम क्या रहा जिसको एक मॉडल की तरफ प्रोजेक्ट करके वो पूरे गिरिडीह लोकसभा में अपना वोट मांगेंगे। पहला सबसे मॉडल काम ये है कि हम उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे अधिक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी रहा है जी, उस क्षेत्र में हमने विकास किए हैं, जैसे विकास के रोड, रास्ता, बिजली, शिक्षा, इन सब चीजों पर काम किए हैं। पब्लिक इस सब चीजों को देखेंगे। आज कोई भी टुंडी विधानसभा में आप निवास करने वाले एक भी घर नहीं दिखा सकते जहां हमने बिजली नहीं पहुंचाया, चाहे वो पहाड़ी के ऊपर हो चाहे कहीं भी हो। रोड रास्ता का भी हम लोगों ने काफी किया है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे उत्क्रमण हमने हाई स्कूल भी सुदूर पहाड़ी इलाका में भी किया है। ये सब काम पब्लिक देख रही है। लोग कहते हैं कि नेताजी का ध्यान जितना सरकारी विश्वविद्यालय या सरकारी विद्यालय खोलने में नहीं है, उससे कहीं और उससे कहीं अधिक या उससे कहीं ज्यादा उनको अपना निजी विश्वविद्यालय या निजी बीएड कॉलेज या निजी स्कूल, इन चीजों को खोलने में उनकी दिलचस्पी ज्यादा है। आज ये आंकड़ा आप बता ही दीजिए कि कितने टोटल स्कूल हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने बीएड कॉलेज हैं, कितने टेक्निकल कॉलेजेस हैं आपके? क्योंकि बार बार ये कमेंट जब हमने कम्युनिटी में डाला तो लोगों ने कहा कि मतलब एक विधायक से बेहतर काम जो है एक व्यवसाय का कर रहे हैं, जो कि गलत बात बिल्कुल नहीं है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मथुरा जी थोड़ा आज आंकड़ों पर बताएं कि कितने कॉलेजेस हैं उनके। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि सरकार का योजना शिक्षा के क्षेत्र में जो है उसको धरातल में, ठीक बात, जहाँ सरकार असफल हो जाती है वहाँ हम लोग प्रयास करते हैं कि उस क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जितना भी स्कूल कॉलेज जो भी हम किए हैं उस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में करना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षा में मजबूती प्रदान करना ये मेरा लक्ष्य रहा है। क्योंकि विनोद बिहारी महतो का ही नारा था, पढ़ो और लड़ो। बिल्कुल। तो इस नारा को मजबूती करने के लिए हमने, आप देखा होगा कि हमारा कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था। हम पी टाउन में भी विनोद बिहारी महतो इंटर कॉलेज किए हैं हरलाडी में, वहाँ भी हम लोग क्या इस तरह के बहुत सारे, चंदन क्यारी में हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ भी हमने किया। जहाँ के पब्लिक इस चीज़ को बोला कि हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ किया। और जैसे टुंडी में भी आपको हम बता दें जी, हमने
2014 में एक योजना लाया था पॉलिटेक्निक कॉलेज का। शिलान्यास माननीय गुरुजी किए थे, उसमें लोबिन हेम्ब्रम भी थे। सरकार बन गई 2014 में, रघुवर सरकार उस योजना को काट के ले गया कोडरमा, वो धरा का धरा रह गया। 5 साल हम भी चुनाव हार गए उस समय 2014 में। तो उस समय हमने तब मजबूरी हमारे साथ था कि हम जब पॉलिटेक्निक का शिलान्यास किए तो कहीं ना कहीं हमको करना हो, तो इसी को देख के काम को बुलाया और तब हमने तोपचांची में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना किया। तो जैसे मान के चलिए कि अगर इन कॉलेजेस में कोई बच्चे का दाखिला होता है तो उसको कितने खर्च करने पड़ जाते हैं उमन? क्या वो जो पैसा उनको देना पड़ता है, क्या सरकारी विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेजेस की इतना ही है या फिर सरकारी कॉलेज की इतना है, फिर उसको अनुदान के अनुरूप में हम लोग वो भी दिलाते हैं ताकि जो उसको पठन पाठन सरकारी योजना का भी लाभ उसको दिलाते हैं। और जहाँ कहीं एकदम नहीं कोई दे पाता वैसे वही हमारे पास विद्यार्थी है जिसको पैसा भी नहीं लगता, वैसे लोगों को भी हमने किया। ये मदद, चूंकि आप विधायक है मदद तो करेंगे, लेकिन बाकी जो पैसा लोगों को लग रहा है, क्या वो पैसा पर्याप्त इतना है कि बच्चे आराम से पढ़ाई लिखाई कर सके, या फिर फीस 1 लाख 1.5 लाख जैसा होता है? खूब आराम से हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता था, कम से कम वो तो रुक गया। क्या इसी प्रांत में माड़ भात खा के बच्चे स्कूल आ रहे हैं। आपका शिक्षा पर इतना जोर है ना, आप स्कूल खोल रहे हैं, आप कॉलेजेस खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये तमाम चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार एक परीक्षा तक कंडक्ट नहीं करा पा रही। आपके गांव गरान के लड़के, आपके राज्य के लड़के लड़कियों का ये आरोप है सरकार पर कि आप एक परीक्षा कराते हैं, वे परीक्षा केंद्र से वापस घर आते हैं, तब तक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। एक विधायक आप जो लगातार शिक्षा पर इतना काम कर रहे हैं, एक सरकार आपकी जो लगातार फेल हो रही है, और मैं बहुत कड़े शब्द में शब्द का प्रयोग करूंगा कि फेल हो रही है, एक परीक्षा ढंग से नहीं आयोजित हो पा रहा है। कहाँ आप लोग, आपकी सरकार फेल हो रही है? अब पूर्ववर्ती सरकार को देखिएगा जी, 5 साल रघुवर सरकार रहा, एक बार भी परीक्षा कंडक्ट नहीं कर पाया। और कम से कम हेमंत सोरेन की सरकार रहा, माननीय अभी चंपई सोरेन की सरकार है, प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं कि भाई बच्चे जो है तैयारी करते हैं, तैयारी करके इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम परीक्षा तो हो। परीक्षा हुआ। मथुरा जी आपने कहा कि रघुवर सरकार ने नहीं कराया, बिल्कुल नहीं कराया। ये एकदम साफ साफ उनकी फेल्योरशिप है, जो जिसकी वजह से आप लोगों को लोग सत्ता में लेकर के आए, यहाँ की जनता लेकर के आई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब उन्होंने नहीं कहा तो आप सत्ता में आए, लेकिन आपके सत्ता में आने के बावजूद एक जो खास करके युवा वर्ग जो तबका है, उसकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि सर हम परीक्षा देते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम अपने गांव में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा लेकर सेंटर पे जाते हैं, 1000 2000 5000 रुपए खर्च होते हैं, और फिर पता चलता है कि ये खत्म हो गया। आप कंपैरिजन रघुवर दास से क्यों कर रहे हैं? आपको तो उनसे ज्यादा मेजोरिटी हासिल हुई, आप प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए। वो फेल किए, उनको बहुमत नहीं मिला, आपको मिला। आप उनके साथ कंपैरिजन करके मुझे नहीं लगता है कि जेपीएससी के मामले पर आप फिट बैठेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात? देखिए, इस संबंध में हमारा सरकार जो है वो तो प्रयास कर रही है। अब प्रयास करने के बाद में जो सामने आ रहा है करप्शन का, जिसमें कई लोग पकड़ाए भी, जेल भी गए, उसमें जांच भी चल रहा है। तो हम ये नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी कहीं किसी भी तरह से एंगल से अगर किसी तरह का चूक होता है तो उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। ये कार्रवाई 5 साल तक चलती रहती है, और इसके बाद फिर पता चलता है कि जो वैकेंसीज होनी चाहिए, जिस तरीके से लोगों का नियोजन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। क्या आपको लग रहा है कि गिरिडीह लोकसभा में लोग आपको नियोजन के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर लोग आपकी पार्टी की तरफ जाएंगे, आपको आपकी पार्टी को वोट करेंगे, आपको वोट करेंगे? देखिए, रोजगार के सवाल पर आप यदि आइएगा तो उसमें आप पाइएगा कि देखिए हेमंत सोरेन सरकार ने जो है जी, हर ऐसे कल कारखाना कोलियरी में जब भी बहाली हो तो 75% का गारंटी दे रहा है। एक कानून बना दिया, विधानसभा में पास भी हो गया कि 75% बेरोजगारों को स्थानीय लोगों को रखा जाए। ये आपकी विधानसभा में चल रहा है? जी, चल रहा है। 75% स्थानीय लोगों को जो है वो रोजगार दिया जाए। इन दिनों बड़ा चर्चा है खास करके जयराम महतो को लेकर। आप बताइए थोड़ा, आपका समीकरण क्या कहता है? जयराम महतो के पॉलिटिक्स में आने से, गिरिडीह लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने से आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है?
देखिए, हम फायदा नुकसान पर नहीं जाते हैं। हम लोग जाते हैं कि भाई जब चुनाव आया है, लोकतंत्र है, किसी को भी कहीं से भी यहाँ खड़ा होने का, उम्मीदवारी देने का हक है उसका, अधिकार है उसका। और जब वो चुनाव मैदान में आ ही रहे हैं, आ ही गए जी, तो जनता को चुनना है कि हम किसको मत दें। ये जनता चुन लेंगे। कि आपका कोई अपना समीकरण नहीं है कि आपको एंटी इनकम्बेंसी वाला होगा मामला थोड़ा चंद्र प्रकाश चौधरी को लेके? ये लोग बड़ा समीकरण खूब चौक चौराहों पर बैठ के लोग बताते हैं कि इस बार इनको इतना फायदा हो जाएगा, इनको इतना नुकसान हो जाएगा। आपका समीकरण क्या कहता है? हम लोग आपसे भी जानना चाहते हैं। उन सब चीज का हम मतलब जो है आकलन भी नहीं करते हैं, और जो आकलन करता है वो अपना आकलन करे। हम तो सिर्फ हम चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में है, और जनता इस पर विचार करेगी। हम सारे चीज जो है जनता पर छोड़े हुए हैं। हमारा कोई आकलन नहीं है, कोई प्रतिशत नहीं है। कौन मत करेगा, कौन नहीं करेगा, ये नहीं। चुनाव है, संघर्ष है, संघर्ष में हम भी शामिल हैं। जो भी रिजल्ट होगा उसका हम स्वागत करेंगे। आपने कहा कि आपका कोई आकलन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि साल 2009 में आपकी पार्टी को 22.4% वोट शेयर मिला, यानी 22.4% लोगों ने आपको वोट किया। 2014 में आपका वोट शेयर 36.4% रहा, और 2019 में आपका वोट शेयर 36.1% रहा। आंकड़े स्पष्ट गवाही दे रहे हैं कि आपको आकलन करने की जरूरत है। आप कई मोर्चे पर कमजोर हैं, आपकी पार्टी कई मोर्चे पर कमजोर रही, खास करके जेएमएम का ये गढ़ रहा। अगर विधानसभा के लिहाज से देखें तो आप जैसे नेता जो है यहाँ पर विधानसभा में बहुत बेहतर परफॉर्म तो करते हैं, पर लोकसभा के चुनाव में आप लोग लगातार जो है वो मिस कर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि शिबू सोरेन का यहाँ दखल रहा, शिबू सोरेन का आंदोलन जो है इस धरती से भी उनका नाता रहा है। ये वोट शेयर लगातार आप लोगों का कम क्यों हो रहा है? ये बढ़ क्यों नहीं पा रहा है 36% से? क्या इसमें आप लोगों को आकलन करने की जरूरत है क्या? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव में बहुत सारा चीज लोग केंद्रीय नेतृत्व को देखते हुए करते हैं, और इसमें हम लोगों का सिर्फ इतना आकलन है कि जब गठबंधन हुआ है तो मजबूती के साथ इस गठबंधन को लाभ जनता देगी। तो ये वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, जो पिछले 3 बार से 2 बार से आपके पक्ष में ये 36% से ही मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है? कैसे बढ़ाएंगे? इस बार बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का जो महंगाई जो है मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस महंगाई के विरोध में लोग वोट करेंगे। लोग कह रहे हैं कि कैसे भुनाएंगे जेएमएम के नेता? आपका परिवार तो टूट के कगार पर है। आपकी परिवार की सबसे बड़ी बहू सीता सोरेन वो बीजेपी में शामिल हो गई। आपके पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। आपके अपने परिवार के 2 विधायक इतने नाराज हैं कि वे खुल के आप लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम तो ये तक कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन है कौन कि हम उनको रिपोर्ट करेंगे। तो और दूसरा बात ये कहा जा रहा है, खास करके ये चर्चाएं हैं कि जेएमएम का ही एक गुट जो है वो कल्पना सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहता है, चंपाई सोरेन को नहीं देखना चाहता। ये इस तरीके से अगर आप लोग अपने अपने मोर्चे पर विफल हो रहे हैं, तो आप लोकसभा चुनाव में कैसे मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाएंगे? देखिए, आप लोग जो बात बोल रहे हैं, चाहे जो भी लोग इस चीज को मार रहे हैं कि सीता सोरेन एक परिवार से हट के बीजेपी में चली गई, तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण है कि एक परिवार का बहुत लोग इधर है, बहुत लोग उधर है। पब्लिक चुनाव में इस बार पता चल जाएगा कि सीता सोरेन जाने से उसको लाभ हुआ है कि हानि। ये आप लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा। और जहाँ तक आपका बात है लोबिन हेम्ब्रम और चमड़ा लिंडा जी का, तो दोनों अभी दल में ही है। दोनों का कहना था कि हमको टिकट मिला, लेकिन जब गठबंधन का दौर है तो कहीं ना कहीं पार्टी को कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, और कंप्रोमाइज में ऐसे बहुत ऐसा जगह है जहाँ दूसरे को गठबंधन को देना पड़ता है। तो इसके चलते बहुत लोग नाराज है। तो नाराज है तो मतांतर कहाँ नहीं, एक परिवार में भी होता है, इसलिए कोई उससे संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक जेल में रहा, और कल्पना सोरेन जी को आप देखे होंगे कि जब माननीय हेमंत सोरेन जी बाहर थे जी, तो कल्पना सोरेन कहीं भी किसी सार्वजनिक स्टेज में कभी गई नहीं, लेकिन नहीं है। इसके वजह से आज हमारा स्टार प्रचारक हुआ, पार्टी उसको मान रही है, और आने वाला दिन
निश्चित रूप से मतलब प्रचार प्रसार भी कल्पना सोरेन जी करेगी, इसका लाभ जनता देगी। मधुरा जी, हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद कितना मुश्किल हो गया है इस बार का लोकसभा चुनाव आप लोगों के लिए? देखिए, हमारा जो है ना दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा जी। आंदोलनकारी दल रहा है, और जब जब हमारा नेता जेल गया है तो उसका लाभ पार्टी को मिला। आप देख लीजिए, शिबू सोरेन जी भी जेल गए, जो भी जनता जेल गया, तो आज हेमंत सोरेन जी जेल गया तो ये भी चीज जनता देख रही कि कौन सा केस में गया। ऐसा केस में गया जिसका दलील अभी तक नहीं दे पाया, या उसके परिवार के ऊपर चाहे उसके ऊपर, कि ये दस्तावेज है और इनके नाम पर। हेमंत सोरेन खुद ही बोला था कि विधानसभा में कि अगर कोई भी मेरे या मेरे परिवार के उस जमीन पर हमारा कोई भी दस्तावेज दिखा दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, जो आज तक नहीं दिखा पाया। लेकिन आप हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू, उन्होंने तो बकायदा बयान दे दिया ईडी को कि हेमंत सोरेन के कहने पर इन्होंने जमीन हथियाने की पूरी प्रक्रिया को शुरू किया था। न सिर्फ इतना, बल्कि हेमंत सोरेन की जो सबसे नजदीकी व्यक्ति रहे विनोद, जो आर्ट डिटेक्टर भी थे, उनके व्हाट्सएप पर बकायदा पूरा मैप निकला है, मैप का पता चला है, जो कहा जा रहा था कि वो मैप था जो बैंक्वेट बनाने की जिसको लेकर तैयारी थी, खास करके उस जमीन पर। तो ये मामला तो बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अभी आपको हम बता दें, 9 घंटा अगर ईडी आपको पूछे तो आप भी बोलने लगे हैं कि हाँ क्या करेंगे, वो बोला था, वो बोला था, ये बोला था। तो इस तरह से अगर दमन करते हुए चाहे जबरन आपको पूछेगा तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन आप दस्तावेज दिखाए ना, जब किसी का नक्शा किसी के मोबाइल में मिलेगा, आप बोलेगी हेमंत सोरेन हमको बोला था, तो ये सब कोई ऑथेंटिक चीज थोड़ी है। किसी के कहने पर किसी को व्हाट्सएप में मिलेगा, अभी आपका चेक करेंगे उसी में किसी का अगर नक्शा आ गया तो आपका नहीं ना हो गया जी। आप दस्तावेज दिखाइए कि डेट दिखाइए, तो जो है वो सब दिखाइए कि हाँ ये हेमंत सोरेन का। किसी के बोलने पर कोई चीज नहीं होता, ऑथेंटिक दिखाना होगा। कल्पना सोरेन के बाहर रहने, हेमंत सोरेन के जेल में रहने और शिबू सोरेन के बिस्तर पर रहने से इस बार कितनी उम्मीद है पार्टी को कि कितना आप लोग सीट जीत कर आएंगे? 5 सीट आप लोग के पास है इस बार। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार 5 सीट जीतेगी, और गठबंधन दल का भी लोग जीतेगी, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा झारखंड में। गिरिडीह में आप क्या मुद्दे भुनाएंगे विपक्ष के खिलाफ, मतलब आपके अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ? प्रतिद्वंदी के खिलाफ हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको बोलना है केंद्र का। मथुरा महतो जी बहुत बच रहे हैं, बच के बोल रहे हैं। नहीं बचने, स्पष्ट बताइए कि गिरिडीह में 5 सालों में ऐसा क्या काम नहीं हुआ जिसको लेके आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए? ये हम थोड़ी बोलेंगे, ये तो पब्लिक बोलेगा काम हुआ कि नहीं हुआ। पब्लिक, हम लोग जनता के बीच क्यों जाते हैं, तो जनता आकलन करेगी 5 साल का। आपको क्या लग रहा है, क्या छूट गया? चंद्र प्रकाश चौधरी क्या नहीं कर पाए 5 सालों में? हम ये सब चीज बोल ही नहीं सकते हैं कि क्या छूट गया और क्या किया। लोग कहेंगे इसलिए तो नेताजी नहीं बता पा रहे कि क्षेत्र में एक्टिव तो नहीं है। अगर एक्टिव है कि नहीं है सारा पब्लिक ही बताएगा, हम नहीं बताएंगे कि क्या किए नहीं किए, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका बात हम कैसे बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने बकायदा ये सवाल भेजा है, उन्होंने कहा है कि आप मथुरा जी से ये सवाल बिल्कुल कीजिए। उन्होंने लिखा है कि हेमंत के जेल जाते ही कल्पना सोरेन अचानक ही झारखंड की राजनीति के केंद्र में आ जाती। आपको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व कल्पना सोरेन को आगे बढ़कर करना चाहिए? देखिए, जब परिस्थिति के अनुरूप, आपको हमने पहले भी बोला है जी कि हेमंत सोरेन जब बाहर थे तो कभी भी वो राजनीतिक में दखल अंदाजी नहीं की। बिल्कुल सही। लेकिन जब वो आज नहीं है तो आज बाध्यता है कि उनको घर से बाहर आना, और हम लोग भी चाहते हैं कि भाई वो आए और अभी पार्टी के बागडोर संभाले। तो क्या उनकी स्वीकार्यता इस कदर है कि उनको आने वाले वक्त में खास करके आपके परिवार के जो नाराज विधायक हैं वो उनको स्वीकार कर लें, या फिर जो आपकी पार्टी के अभी महनीय नेता हैं, आप ही कद्दावर नेता हैं, अभी बड़े नेता हैं, क्या कल्पना सोरेन को स्वीकार करने में दिक्कत होगी क्या?
आपके पार्टी के बड़े नेताओं को, अभी तक तो जो उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी नेता है? अभी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और सभी उसको मान ही रही है, और हमारे नेता हैं भी। सीता सोरेन तो नाराज होकर आपके पार्टी से चली गई। बसंत सोरेन की नाराजगी को लेकर भी बार बार कहा जाता है कि किसी भी दिन अगर बसंत सोरेन नाराज हुए तो वो भी आप लोगों की पार्टी छोड़ देंगे, और निशिकांत दुबे तो बार बार इस बात को भुनाते भी हैं कि बसंत सोरेन कभी भी आप लोग से पल्ला झाड़ सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी कमजोर हुई है? हम लोग कभी किसी के कहने पर नहीं, वो तो बराबर उन लोग बोलता था इससे होगा वैसे होगा, तो ये सब किसी के बोलने से नहीं होता। संगठन मजबूत है और शुरू से रहा। आप देखे होंगे कि यह आज 5 दशक से ऊपर हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहे, और कितना बार लोग तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये अस्थिर है और अस्थिर रहेगा। कई उदाहरण है, कई लोग बड़े बड़े दिग्गज नेता इस दल को छोड़ के गए हैं, पुनः वापस भी आ गए। और जहाँ तक सीता सोरेन को सम्मान का बात है, तो सम्मान नहीं तो 3 बार एमएलए कैसे रही। इसलिए देखिए वो सब कोई बात नहीं, पब्लिक सारा चीज जान रही है। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन का असली उत्तराधिकार कौन है पार्टी में? असली उत्तराधिकार का जहाँ तक बात है, तो अभी तो हम लोग नेता कल्पना सोरेन को मान लिए। ये परिवारवाद के आरोप से आप लोग कैसे बरी होंगे? आप जिस बड़े अलायंस के साथ हैं, उस बड़े अलायंस पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता है, खासकर कांग्रेस पर। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, अरे उस तरह फिर आपकी भी पार्टी में यही स्थिति सब है। बात लोग बोलता है, लेकिन खुद तो करता है। अमित शाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह का बेटा जैसा कौन ची था, कौन ची है, सब नहीं जान रहा, सब जान रहा। लेकिन इसलिए ये सब बोलने का खाली है। जिस अनुपात में खास करके आप लोगों के अलायंस में है, उस अनुपात में फिलहाल ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है परिवार, तो लेकिन जिस अनुपात में आप लोग की तरफ है, पूरी डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है आप लोगों की, जब है तो फिर दूसरे के बारे में काहे बोल रहे हैं? आप अपना बारे में बोलबे नहीं कर रहे हैं। जैसे आप हैं तो आप क्यों नहीं बोल रहे? हमारा कम है, उसका ज्यादा, इस तरह बोलने से नहीं ना होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप जैसे कद्दावर नेता, आप जैसे लोग जिन्होंने अपनी जीवन का अधिकतम वक्त जो है वो पार्टी में दिया है, वे लोग कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि हमने तो लगातार देखा है कि शिबू सोरेन, फिर हेमंत सोरेन, फिर चंपई सोरेन कैसे बना? चंपई तो परिवार नहीं था। चंपई सोरेन को तो शायद इसलिए बना दिया गया क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि सीता की कल्पना सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। कैसे नहीं बनाया? सीता सोरेन, देखिए बता रहे हैं, सीता सोरेन आप लोगों के बिल्कुल खिलाफ चल रही थी। अगर वही बनाना रहता, बसंत सोरेन आप लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। कल्पना सोरेन कोई नहीं खिलाफ चल रहा था, ये खाली मनगढ़ंत बात है सब। क्या ये सच नहीं है कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आई, तब 2 पर्चियां दी गई। एक पर्ची मुख्यमंत्री के तौर पर कल्पना सोरेन को लेकर थी और दूसरी पर्ची चंपाई सोरेन को लेकर थी। कहा गया कि जिनको मन है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने का, आप लोग उस पर्ची में टिक कर दें। मन तो था, तैयारी तो बिल्कुल थी कल्पना सोरेन को बनाने की। तो जो है कोई पर्ची आप लोग का ये बोल दिया, समझ में नहीं आया। विधायक दल क्या बैठक में हम हैं, कोई पर्ची वहाँ आया नहीं, विधायक हम हैं। तो फिर गांधी सीट क्यों खाली कराया गया? क्यों खाली कराया गया ये छोड़ दीजिए। राजनीति की तो राजनीति है, राजनीति में अपना राजनीति सब कुछ ठीक। अगर आज मथुरा महतो अपनी टुंडी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दें और अचानक ये चर्चा होने लगे कि वहां से कोई दूसरे नेता जिनके लिए आपने सीट छोड़ी है, तो चर्चा तो होगी ना कि आखिर क्या ऐसा रिश्ता रहा, क्या ऐसी वजह रही कि उन्होंने अपना सीट छोड़ दिया। हर चीज जो है सार्वजनिक नहीं किया जाता है, इसलिए जो है सार्वजनिक नहीं। लोकतंत्र में ये सब अधिकार था कि कोई भी रिजाइन दे सकता है, तो रिजाइन दिया, और जो दिया उसको लाभ भी मिला। राज्यसभा में गए हैं। गिरिडीह में आपके हिसाब से अगर आप सांसद बनते हैं, क्या काम सबसे पहले आप करेंगे? 5 प्रमुख काम आपका क्या रहेगा जो आपको लगता हो कि बीते इतने वर्षों में आज तक ये काम पूरा नहीं हो पाया? सबसे पहले तो जो है, जैसे हमारे गिरिडीह से इस तरफ जो है रेल लाइन को भी जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। और दूसरा है कि बेरोजगारी को हम लोग, चूंकि हमारे क्षेत्र में गिरिडीह में बहुत सारा ऐसा प्रखंड है जहाँ से दूसरे प्रांत में रोजगार के लिए लोग जाते हैं, हम प्रयास करेंगे बेरोजगारी को और पलायन को रोकने का। टुंडी में आप इतने वर्षों से विधायक हैं, आपने टुंडी में पलायन को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं अब तक? देखिए, हम लोगों ने पलायन को रोकने के लिए बहुत सारा ऐसा योजना लाए हैं, जो योजना से वो रुक सकता है। क्या रुक रहा है? अभी भी कई, हाँ बहुत सारा जैसे रुक रहा है। जैसे कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर में आपको दिखाएंगे,
कि एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं और उसका अच्छा लाभ हो रहा है लोग। एक व्यक्ति ने हमारे दर्शक ने हमें ये भेजा है हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर और कहा है कि मथुरा जी से ये जरूर पूछिएगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 15% महतों के साथ साथ 15% आदिवासी और 17% मुसलमान भी रहते हैं। ओबीसी की अन्य जातियों की संख्या भी बहुत है। उन सभी के लिए आपके पास क्या संदेश है जो आपके पारंपरिक वोटर भी देखिए, रहे? हम प्रतिशत पर भी नहीं जाते हैं और कौन कितना प्रतिशत है वो भी उस पर भी हम नहीं जाते हैं। हम जनता जो वोटर है, चाहे अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जो भी वर्ग है, सबके पास हम जाएंगे और सबसे अपील करेंगे कि आप इस बार मत इंडिया गठबंधन को दें। और केंद्र का ये तानाशाही सरकार जो है अपने आप को 400 पार का बात बोलती है, तो जनता इस बार दिखाए कि मोदी जी के कहने से 400 पार नहीं होगा। भले वो ईवीएम के बल पर बोलता होगा, जनता पर अगर उनको विश्वास रहता तो इस बात को नहीं बोलते। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो घोषित उम्मीदवार हैं अब तक गिरिडीह लोकसभा सीट से, है ना, खास करके जयराम महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी, दो प्रबल प्रतिद्वंदियों में आप किसको अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, संघर्ष में जितना लोग आएगा ना जी, जितना सबको हम प्रतिद्वंदी मानेंगे। नहीं, जो मजबूत जो मथुरा प्रसाद आप महतो को और टक्कर हम दे कैसे सके? जानते हैं कि भाई मजबूत तो दोनों हैं? अभी और लोग आएगा, जब आएगा तो सभी प्रत्याशी को मजबूत हम मानेंगे, जनता उस पर चुनेगी। ठीक है। अभी जो मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, आपने कहा कि परिवारवाद से अलग होकर पार्टी ने उनको मौका दिया है और वो राज संभाल रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इनमें थोड़ा चुनिए, हेमंत सोरेन में और चंपाई सोरेन में, जिन्होंने इस राज्य में ठीक ढंग से काम किया हो, अच्छे तरीके से शासन चलाई, तो सबसे पहले प्राथमिकता में किसको रखेंगे, हेमंत सोरेन या चंपाई सोरेन? देखिए, कार्यकाल के अनुरूप होता है, तो कार्यकाल 4 साल उनका रहा, तो इसलिए 4 साल के काम में उनका भी बहुत सारा योजना धरातल पर उतरा है। अभी कम अवधि इनका हुआ है, चंपाई एक झलक तो मिल ही जाती है मोटा मोटी। एक बहुत कम अवधि इनका हुआ है। ये भी काम धरातल में बहुत सारा योजना लाए हैं और आने वाला दिन और भी आएगा जो अवधि बचे। अच्छा, क्या सीता सोरेन की दोबारा वापसी की संभावना है क्या आपकी पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में? देखिए, राजनीति क्या में शायद यही वजह रही कि हेमंत सोरेन, जिनके चुनाव लड़ने की चर्चा खूब थी, खास करके दुमका से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, या फिर पार्टी ने एक साफ स्टैंड लिया कि नहीं, ऐसे करने से परिवार के अंदर की बातें खूब राजनीति में आएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी जो है वो बरकरार रखी जाए? क्या एक दरवाजा खोल के रखा गया है क्या कि कल के दिन अगर आना चाहें सीता सोरेन आपकी पार्टी में तो वो आ सकते हैं, या पूरी तरीके से दरवाजा बंद है? देखिए, राजनीति में कभी दरवाजा बंद नहीं रहता, हमेशा खुला रहता है। कई उदाहरण आप लीजिए, दुमका का ही, स्टीफन बाबू नहीं चले गए थे, फिर वापस आए। साइमन मांडे जी चले गए थे, फिर वापस आए। हेमलाल मुर्मू चले गए थे, फिर वापस आए। ये भी आएगी, इंतजार है आप लोगों को? बिल्कुल आएगी यार, देखिएगा लोकसभा के बाद फिर आ जाएगी। 1932 को लेके आप क्या कहेंगे? आप लोगों की पार्टी ने बकायदा वोट मांगा 1932 के आधार पर, और आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं खासकर गिरिडीह लोकसभा सीट पर, उनका पूरा आंदोलन 1932 को लेकर था। जब आप लोग 1932 के नाम पर सरकार में आए हैं, तो किसी को जरूरत क्यों पड़ी 1932 के नाम पर आंदोलन करने की? क्या लगता है? आप देखिए, हमें 1932 हमारा मतलब इसमें भी, एजेंडा में भी था जी, और उसको हम लोगों ने बखूबी स्पेशल विधानसभा आहूत करके उसको पास करके भी हम लोगों ने भेजा। ठीक बात। लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया, और किस तरह से बीजेपी के लोगों ने नहीं चाहा इसको और कोर्ट में जाके इसको वापस किया है। और जिन लोग अभी बोल रहा है कि 1932 है, तो आरक्षण के बाद जिन लोगों ने बोल रहा है बैकवर्ड कम्युनिटी का जो 27% था, आज यही आजसू और भाजपा गठबंधन के लोग उसको 13% झारखंड में किया। तो इन सब चीज का जवाब पब्लिक देगी चुनाव में। कल्पना सोरेन के लिए सीखने वाली अभी बात, आप चूंकि खपे खपाए नेता हैं, थोड़ा बताएं कि कल्पना सोरेन को भी क्या सीखना चाहिए?
क्या कमी है उनमें अभी? नेता में जो होना चाहिए वो सारा भरपूर है उनके पास में, इसलिए कहीं से सीखने सिखाने की बात नहीं है और कोई ट्रेनिंग देने की बात नहीं है। ऑटोमेटिक जो है परिस्थिति जो है नेता बना भी देता है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा कई नए नेता आ रहे हैं, परिस्थिति बनाया, परिस्थिति फिर इस सब चीज को देखेगा लोग। जयराम महतो को सीखने की जरूरत है कुछ? कैसे उनका राजनीतिक भविष्य आप देखते हैं? देखिए, हमको किसी को सीखने सिखाने का बात नहीं है। अपने स्तर से लोग को जिस तरह से मेहनत करेगा, जिस तरह से करेगा, शालीनता से अगर ये करेगा तो उसका लाभ उसको मिलेगा, और नहीं तो राजनीति में बढ़ते भी देरी लगता नहीं है और उतरने में भी देरी नहीं लगता है। आप लोग को समय लगा राजनीति में जगह बनाने में? तो एक दिन से थोड़ी हम लोग नेता बने। नहीं, खास करके गिरिडीह लोकसभा में लगातार समय लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इसके बावजूद आप लोग जगह गिरिडीह में हमको चूंकि नया चेहरा, नया फेस हम लोग है नहीं। राजनीति में 40 वर्षों से ऊपर का अनुभव है, सारे लोग जानते हैं, कोई नया चेहरा तो है, चूंकि मंत्री भी रहे हैं। अपने गिरिडीह लोकसभा के जो यहाँ के रहवासी हैं, अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। हम तो इतना जरूर बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पब्लिक जो है इस बार जो है इंडिया गठबंधन को वोट करे, और इस तानाशाह सरकार जो केंद्र में बैठा हुआ है, जब जिसको चाहता है जेल में भेजता है, जब जिसको चाहता है, जब इसके पार्टी में चला जाता है तो ठीक हो जाता है उसके लिए, तो और महंगाई को चरम पर रखा है। इसके पहले जब नहीं था इनका सरकार तो बोलता था कि महंगाई पर हम लोग करेंगे, लेकिन भारी महंगाई को देखते हुए इस बार जो है मोदी के विरोध में वोट करें और इंडिया गठबंधन को वोट दें। तो ये थे हमारे साथ मथुरा प्रसाद महतो, जो इस बार गिरिडीह लोकसभा सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी तो कर ही रहे थे, उनको टिकट भी मिला और अभी मजबूत यात्रा कर रहे हैं। अब इस यात्रा का फलाफल कितना होता है, अब इस यात्रा से उनको कितना लाभ मिलता है, उनकी पार्टी को कितना लाभ मिलता है, क्या 2004 के बाद गिरिडीह सीट पर एक इतिहास रचा जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का पताका, इंडिया अलायंस का पताका यहां फिर से लहराएगा। उम्मीद की जानी चाहिए, देखनी चाहिए कि तीन कुर्मी समुदाय से आने वाले नेताओं के बीच का मुकाबला कितना जबरदस्त रहता है। क्या पारंपरिक वोट उनकी तरफ जाते हैं या फिर कुछ एडिशनल वोट जो है वो उनकी तरफ ऐड होते हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद क्या जो आदिवासी खेमा है उनकी नाराजगी का एक लाभ जो है वो पार्टी को मिलेगा, जैसा कि खासकर मथुरा दा ने हमको बताया भी। तो तमाम चीजों पर हमारी नजर और आपकी नजर तो बरकरार है ही। आज के नेतागण के इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे मथुरा प्रसाद महतो, और वे लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट नेतागण। इसमें हम लोगों ने बातचीत की है जयराम महतो से, चंद्र प्रकाश चौधरी से, और आज की इस एपिसोड में बातचीत की है मथुरा प्रसाद महतो से। शुक्रिया।